हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग यहाँ पर एक सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए थे और क्लासेस भी आप लोगों की कंटिन्यू है ही सही। यूजीसी नेट, जेआरएफ, एपी, सेट और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे अदर स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सारे एग्जाम जो सेट की होती है वो सब, उसके लिए क्लासेस हम लोग शुरू कर चुके हैं। और आज जो टॉपिक है हमारे पास में वो है मेकियावेली, है ना। तो मेकियावेली की पूरी कहानी आज के सेशन में देखने वाले हैं। जानकारी एक दे देता हूँ, ऑल एग्जाम प्लेस पर आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है। 2999 जो है ये प्राइस है, बट अगर अभी आप कोर्स परचेस करते हैं तो ये आपको मिलेगा 2000 प्लस जीएसटी। इस एक प्राइस में आपको सारे कोर्सेज, मतलब 3 कोर्सेज मिलने वाले हैं। नेट वाला, सेट वाला या फिर एपी वाला, है ना। तो वो आपको एक ही प्राइस में आपको पे करना, मतलब एक ही फीस देनी होगी और आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे। शुरू करते हैं हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेकियावेली के बारे में। देखिए, राजनीति में पहली बार जो यथार्थवाद का परिचय कराने वाला व्यक्ति है वो है मेकियावेली। माने अभी तक हम राजनीति को क्या मान रहे थे, तो राजनीति को आप लोग जनरली मानते कि बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक होकर सोचते थे, आदर्शवादी, कि नेता ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गलत चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शासक को हमेशा जनता के हितों के बारे में सोचना चाहिए, कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। पर मेकियावेली कहते कि नहीं, राज्य हित में किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग यहाँ पर जो है मान्य है। किसी भी प्रकार की चीजें की जाती है, अगर उससे देश का हित हो रहा हो तो वो सब सही है। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पहली बार ऐसा व्यक्ति जिसने राजनीति को आदर्शवाद से अलग किया और व्यवहारिक रूप दिया, वो व्यक्ति है मेकियावेली। ठीक। चलिए लाइन शुरू करता हूँ एक स्टेटमेंट के साथ, आप ध्यान रखिएगा। जहां कुछ करने की इच्छा शक्ति बड़ी होती है वहां कठिनाइयां बड़ी नहीं हो सकती। माने अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो फिर कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। ठीक है। संसाधनों का अभाव भी आपको रोक नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, बट आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसी के साथ हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मेकियावेली का परिचय करा देता हूँ। मेकियावेली का अगर हम परिचय देखें तो इनका जन्म जो हुआ था 1469 में, इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, वहां पर हुआ था। और 1527 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनको जो है इनका समय अगर आप देखें तो इटली में पुनर्जागरण का समय चल रहा है, मतलब पुनर्जागरण का काल है। उसी समय इनकी जो है जन्म वगैरह होता है, तो ये पूरा उसी टाइम का। क्या कहानी, इसकी पूरी कहानी समझे। इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था इनके समय। तो इटली में नेपल्स, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस और रोमन चर्च, ये 5 भागों में बटा हुआ था। और आंतरिक रूप से बहुत कमजोर राज था। फ्रांस और स्पेन जैसे ताकतवर देश इटली पर जो अपना अधिकार जमा रहे थे, इटली पर हावी हो रहे थे। ऐसे में इसने पहली बार ऐसा कहा कि राजा को व्यवहारिक रूप से शक्ति हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर लेना चाहिए। दार्शनिक इन्हें, ये मतलब दार्शनिक विशेषता देखे तो इन्हें अपने युग का शिशु कहा जाता है ना, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम कहा जाता है। डनिंग ने कहा ऐसा क्योंकि इनके विचार तत्कालीन इटली की राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार से क्या थे, प्रभावित। इसलिए डनिंग साहब जो थे उन्होंने इनको कहा कि अपने एक के क्या कहलाते हैं, शिशु। अब आगे कहानी समझिए इनकी। ठीक है। इनके विचारों पर प्रभाव देखिए तो इनकी मतलब किसी भी व्यक्ति की विचारधारा ऐसे ही नहीं बनती, उसके जो पास्ट होता है उसकी विचारधारा पर प्रभाव पड़ता ही है भाई। अगर कोई व्यक्ति, हम कहें कि गांधी जी जैसे, हम लोग मान लेते हैं कि गांधी जी की विचारधारा कैसे डेवलप हुई, या किसी अन्य व्यक्ति की विचारधारा, उसके पास्ट, उसके जीवन के संघर्ष, उसके जीवन की घटनाएं, वो सब उसको प्रभावित करती है और उसी से क्या होती है, विचारधारा बिल्डअप होती है। तो इन पर भी अगर आप देखेंगे तो इन पर पुनर्जागरण का प्रभाव था, है ना। मैकियावेली का जो युग था ये बौद्धिक जागृति का था, रूढ़िवादिता का अंत हो चुका था और मानववाद का, माने मानव स्वतंत्रता, मानव पर बात करने लगे थे। तो ये समय ऐसा है जहां लोगों के अंदर तार्किकता आ गई थी। मतलब लोग अब धर्म के मामले में इतने ज्यादा अंधविश्वासी नहीं हो रहे, थोड़ा तर्क बुद्धि का प्रयोग करने लगे हैं। रूढ़िवादिता खत्म हो रही है और क्या आ रहा है, मानववाद, माने मानव की स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देने लगे। और मध्यकालीन जो ईश्वरीय सत्ता थी, जैसे मध्यकाल में ईश्वर को ही मेन सेंटर में रखा जाता है, वहां सेंटर में कौन आ गया, मानव। फिर इनके कुछ डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस भी थे। इन्होंने फ्लोरेंस के चांसरी में 14 वर्षों तक यहाँ पर क्या किया, सचिव के रूप में कार्य करते हुए फ्रांस, जर्मनी और पोप के दरबारों का दौरा किया। इस व्यवहारिक प्रशासनिक अनुभव का उनसे जो है उनको अपने सिद्धांतों को जन्म देने का मौका मिला। तो ये थोड़ा सा इनका मतलब एक विचारधारा क्यों डेवलप हुई, इसकी पूरी कहानी पर हम लोगों ने बात की। ठीक। अब इनकी अध्ययन पद्धति या उपागम अगर आप देखें तो इनकी अध्ययन पद्धति में बात करें तो इनकी अध्ययन पद्धति को कहा जाता है ऐतिहासिक पद्धति। क्यों कहा जाता है, तो ये अरस्तु और प्लेटो की तरह आदर्श राज्य बनाने की बात नहीं करते कि भाई राज्य में बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक चीजें होगी ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा होगा ही नहीं।
इन्होंने इतिहास को एक प्रयोगशाला माना। उनका मानना था कि इतिहास स्वयं को रिपीट करता है, दोहराता है, क्योंकि मानव स्वभाव स्थिर रहता है। तो इतिहास स्वयं को दोहराता है क्योंकि मानव का स्वभाव तो स्थिर रहता है। फिर इनके विचार मैंने आपको पहले ही बताया कि यथार्थवादी हैं, वैज्ञानिक यथार्थवादी। ये पहली विचारक है जिन्होंने कहा राजनीति को क्या होना चाहिए, इसके स्थान पर क्या है, उसके धरातल पर देखा। माने राजनीति में ये बातें तो सब लोग करते हैं कि क्या होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना सर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे वो ठीक बात की बात, भविष्य की बात है, क्या होना चाहिए उस पर हम क्यों बात करें। हम तो बात करें अभी प्रेजेंट पे कि क्या है, इस पे बात करें। इसीलिए इनको रियल पॉलिटिक या पॉलिटिक का व्यक्ति जो है कहा जाता है, व्यवहारिक राजनीतिज्ञ कहा जाता है। इनकी दार्शनिक पद्धति में एक आगमनात्मक अनुभवजन्य भी है। इन्होंने पहले से कोई सिद्धांत नहीं बनाया, वर्तमान जो व्यवस्था चल रही थी राजनीतिक, उसको देखा, उसमें सुधार करके अपने कुछ सिद्धांत दे दिए। तो इन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव और ऐतिहासिक तथ्यों का अवलोकन करके अपनी विचारधारा को प्रतिपादित किया। ये राजनीति में यहाँ पर व्यवहारवाद के अग्रदूत माने जाते हैं। ये राजनीति में मानव के वास्तविक व्यवहार का पर्यवेक्षण करने के कारण इन्हें आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत भी कहा जाता है। मतलब यहाँ से ये प्रश्न आ जाए कि आधुनिक व्यवहारवाद का राजनीति में अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो मैकियावेली। देखिए इनकी राजनीतिक विचारधारा कैसे डेवलप हुई, तो यह देखिए पूरी कहानी। इन्होंने इतिहास को एक प्रयोगशाला माना और क्या कहा, इतिहास स्वयं को रिपीट करता है क्योंकि मानव स्वभाव जो है वो स्थिर है। वैज्ञानिक यथार्थवाद की बात की कि क्या है ये देखना ज्यादा जरूरी बजाय क्या होना चाहिए। अनुभव मतलब जो जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना है। फिर अगला कहते हैं आगमनात्मक और अनुभवजन्य अनुभव। ये राजनयिक और ऐतिहासिक अनुभव अवलोकन करके निष्कर्ष निकालते हैं। और लास्ट में ये बात करते हैं व्यवहारवादी तत्व पर, मानव के वास्तविक व्यवहार और आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। अब इनकी पुस्तकों का एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। देखिए क्रोनोलॉजी तो सब लोगों को पता है कि क्रोनोलॉजी तो सब लोग जानते हैं, आजकल पढ़ने भी लगे। पीएस मतलब इसमें यूजीसी नेट वगैरह में प्रश्न भी आ रहे हैं, एपी में प्रश्न आ रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी तो सब लोग पढ़ के जा रहे हैं, पर आपको बुक का कंटेंट भी देखना है, क्योंकि अब नया ट्रेंड जो आ रहा है बुक के अंदर का कंटेंट पूछ लेता है कि बुक के अंदर विषय वस्तु क्या है, वो आपको ध्यान रखना है ना। तो क्रोनोलॉजी के साथ साथ बुक का विषय वस्तु भी पढ़कर जाइएगा। जैसे इनकी पहली पुस्तक है द प्रिंस, जो 1513 में लिखी गई थी और 1532 में प्रकाशित हुई। क्या कहा इसमें, राजा के लिए सत्ता प्राप्त करने और उसे बचाए रखने का व्यवहारिक मैनुअल बताया गया है, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं। फिर एक है डिस्कर्स ऑन लिवी, ये 1513 से 1517 में लिखी गई थी, जो 1531 में पब्लिश हुई है ना। मतलब द प्रिंस से पहले ये बाकी पब्लिश हो चुकी थी, ठीक है। रोमन इतिहासकार लिवी पर टिप्पणी है ये, और गणतंत्र और नागरिक सद्गुणों की वकालत की। फिर एक है द आर्ट ऑफ वॉर, जो 1519 से 1520 बीच में आई थी। 1521 में ये पब्लिश हुई थी। उनके जीवन काल में प्रकाशित एकमात्र प्रमुख ग्रंथ, तो ये इन्हीं के जीवन काल में प्रकाशित प्रमुख ग्रंथ है। भाड़े के सैनिकों की आलोचना की और एक राष्ट्रीय सेना बनाने की बात की। फिर एक है द मैंड्रेक, 1518 में लिखी गई, 1524 में पब्लिश हुई। ये गद्य नाटक है जिसके माध्यम से उन्होंने मानव स्वभाव के पाखंड और स्वार्थ पर तीखा व्यंग किया। फिर एक फ्लोरेंटाइन स्टोरीज, ये 1520 से 1525 के बीच लिखी गई, 1525 में पब्लिश हुई। इसमें फ्लोरेंस के इतिहास का क्रमिक राजनीतिक पतन के संदर्भ में विश्लेषण किया गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनके पुस्तकों की आंतरिक समीक्षा भी आपको थोड़ा और डिटेल बता देते हैं, क्योंकि पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाता है नेट सेट सभी में। तो थोड़ा सा मैं और डिटेल डिस्क्राइब कराता हूँ। जैसे द प्रिंस में 26 अध्याय है और मुख्य रूप से इसमें न्यू प्रिंस मैंने नए शासक और नए राज्यों पर केंद्रित है। ये मैकियावेली का तर्क है कि एक भ्रष्ट समाज में जहां लोगों ने नागरिक गुणों का अभाव है, केवल एक क्रूर और निरंकुश राजा ही व्यवस्था स्थापित कर सकता है। माने मैकियावेली का कहना यह है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ सब भ्रष्टाचारी है, लोगों का नैतिक पतन हो चुका है, वहां एक शक्तिशाली राजा है ना क्या कर सकता है, एक क्रूर और निरंकुश व्यक्ति ही उस राज्य को व्यवस्थित कर सकता है, एक रख सकता है। ये पुस्तक जो है राज्य शिल्प का सर्वोच्च दस्तावेज है, मैंने राज्य चलाने का एक सर्वोच्च दस्तावेज है द प्रिंस। दूसरी पुस्तक थी द डिस्कोर्स ऑन लिवी। ये पुस्तक मैकियावेली के वास्तविक आदर्श को प्रकट करती है। इसमें गणतंत्र की बात करते हैं कि गणतंत्र होना चाहिए। गणतंत्र का मतलब ये है कि देश का जो मुखिया वो इलेक्टेड होना चाहिए। वह तर्क देते हैं कि यदि जनता नैतिक रूप से गुणी है, देशभक्ति है, जागरूक है, तो जनता ऐसी है जो
मतलब एक तरह से नैतिकता वाली है, मॉरलिटी को लेकर चलती है, सही गलत का फ़र्क करना जानती है ना? और देशभक्त है, तो ऐसे में गणतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। माने जनता अच्छी है तो गणतंत्र होना चाहिए, है ना? इसमें उन्होंने शक्ति संतुलन और मिश्रित सरकार की मतलब जो है प्रशंसा की है। फिर मानव स्वभाव के बारे में वो क्या कहते हैं? मानव स्वभाव के बारे में एक है कि मानव स्वभाव से ही क्या है? स्वार्थी है, कृतघ्न है, ढोंगी है, डरपोक और लालची है। माने मानव के स्वभाव को वो कैसा बताते हैं कि मानव स्वभाव से ही स्वार्थी है, कृतघ्न है, लोगों के उपकार को भूल जाता है, ढोंगी है, डरपोक है, लालची है। मानव स्वभाव समय के साथ नहीं बदलता, मानव स्वभाव स्थिर रहता है, समय और स्थान के साथ नहीं बदलता। तो मानव हमेशा स्वार्थी, लालची रहा है शुरू से। अब मानव के अंदर क्या होता है, संपत्ति के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। मानव स्वभाव ऐसा होता है कि अपनी संपत्ति के प्रति बहुत गहरा अटैचमेंट होता है व्यक्ति। इसीलिए वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि व्यक्ति एक बार अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है, पर संपत्ति के विनाश को नहीं भूल सकता। माने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर देता है, पर जिसने उससे संपत्ति छीनी उसको कभी माफ नहीं करता, क्योंकि वो मानव संपत्ति से इतनी गहरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो अपने पिता के हत्यारों को माफ कर सकते हैं, लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति छीनने वालों को कभी नहीं। मनुष्य के अंदर दो मूल प्रवृत्तियां होती है, उससे वो मनुष्य संचालित होता है। एक तो संपत्ति की रक्षा की, माने व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहता है, और दूसरा राजा की शक्ति से वो डरता भी है। एक तो वो अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहता है, दूसरा क्या है, उसके अंदर राजा की शक्ति का डर भी है। शासक को क्या करना चाहिए? शासक को अपनी नीतियां इंसानों की अच्छाइयों पर नहीं, बल्कि उनकी बुराइयों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। माने राजा को जो राज करना चाहिए वो लोगों की अच्छाई देखकर नहीं, बुराइयां देखकर राज करना चाहिए, कि लोग क्या गलत कर सकते हैं ये देखना है, क्या अच्छे हैं कितने अच्छे हैं वो नहीं देखना। तो लोगों की अच्छाइयां देखकर शासन नहीं करना है, बुराइयां देख कि बुराइयों को नियंत्रित करना ही राजा का काम है, ये कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको मानव स्वभाव के आधार यहाँ पर जो है तुलना बताता हूँ। होब्स ने क्या कहा और मैकियावेली ने क्या कहा उसके बारे में। तो मैं आपको कुछ लोगों के मानव स्वभाव के संबंध में जो विचार है वो आपको व्यक्त कर रहा हूँ। हॉब्स का क्या कहना था? हॉब्स ने भी मानव स्वभाव को स्वार्थी, पशविक और एकाकी और भयभीत वाला बताया। अब हॉब्स का विचार और मैकियावेली का विचार लगभग सेम है, क्योंकि मैकियावेली भी वही बात करे कि मानव स्वाभाविक से स्वार्थी है, लालची है। दोनों इंसान को जन्मजात स्वार्थी मानते हैं, जो केवल शक्ति और सुरक्षा चाहता है। लोक का विचार विपरीत था, याद करो। लोक ने मानव स्वभाव को विवेकशील बताया था कि अच्छा है, स्वभाव से मानव अच्छा है, बुराइयां उसके अंदर है नहीं, वो विवेकशील है, सामाजिक और नैतिक है। अब यहाँ पर मैकियावेली के विपरीत है, मैकियावेली इसके विपरीत विचारधारा व्यक्ति को स्वार्थी, लालची बता रहा था। तो ये लोग जो है मैकियावेली के विपरीत इंसान को स्वभाव से शांति प्रिय और दूसरे अधिकारों का सम्मान करने वाला मानता है। रूसो ने क्या कहा? रूसो ने मानव स्वभाव को कहा था कि मानव जो है महान जंगली है, नोबल सेवेज है, पवित्र अज्ञानी है, भोला है, सहानुभूतिपूर्ण है। वहीं रूसो क्या कहते थे, मतलब रूसो कैसे है और इससे अंतर क्या है? रूसो मानते थे कि मनुष्य मूलतः अच्छा है, लेकिन सभ्यता और निजी संपत्ति ने उसे भ्रष्ट कर दिया है। मैकियावेली इंसान को जन्मजात जो है दुष्ट मानते हैं। कौटिल्य क्या कहते हैं मानव स्वभाव के बारे में? कौटिल्य कहते हैं मानव स्वभाव से चंचल है, स्वार्थी है, लेकिन धर्म से अनुशासित होने योग्य, धर्म से वो कंट्रोल में आ जाता है। और इसमें अगर थोड़ा सा समानता देखें और अंतर भी देखें, तो मैकियावेली की तरह कौटिल्य भी मानते कि आम जनता पर नियंत्रण के लिए दंड देना आवश्यक है, लेकिन दंड देने का अंतिम उद्देश्य कौटिल्य क्या बताते हैं? धर्म की स्थापना करना। ठीक है, तो कौटिल्य मैकियावेली दोनों कह रहे हैं कि लोग जो है थोड़ा सा उनको नियंत्रित करना जरूरी है, पर किस लिए नियंत्रित करना जरूरी है? धर्म की रक्षा के लिए। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? मानव स्वभाव को कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक संबंधों का योग है, मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों का योग है, परिवर्तनशील है। और अंतर क्या है इन दोनों में, मैकियावेली और कार्ल मार्क्स में? मैकियावेली मानव स्वभाव को स्थिर मानते, अपरिवर्तनीय मानते। मार्क्स का कहना है कि मानव स्वभाव बदलता रहता है, इतिहास और आर्थिक परिस्थितियों। तो एक अंतर हॉब्स और इनके विचार में अगर आप देखें मैकियावेली, तो दोनों सेम है। जॉन लॉक मानव स्वभाव के बारे में थोड़ा विपरीत विचार है। जॉन लॉक अच्छा बताता है मानव को और मैकियावेली विपरीत। रूसो मानव स्वभाव को अच्छा बताता है ना? और मैकियावेली इंसान को जन्मजात दुष्ट मानते हैं। कौटिल्य जो है चंचल स्वार्थी बताते हैं मानव को, लेकिन धर्म से अनुशासित योग्य बताते हैं। ठीक, और यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहते हैं सामाजिक संबंधों का योग है। राजनीति का और धर्म से नैतिकता से पृथक्करण, राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने वाले व्यक्ति कौन है? यहाँ पर मैकियावेली। इन्होंने कहा
मैकियावेली अनैतिक नहीं थे, माने वो खुद नैतिकता विरोधी नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल मतलब अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देते थे, है ना? वो ऐसा नहीं था, परंतु इन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग कर दिया। उन्होंने कहा राजनीति को अपने नियम होते हैं, जो सामान्य नैतिकता या ईसाई नैतिकता के अधीन नहीं हो सकती। तो राजनीति अपनी एक नियम है। राजनीति में जो शासक होता है उसका मेन काम है राज्य की रक्षा करना, और राज्य की रक्षा करने के लिए अगर वो कोई भी गलत काम भी कर रहा है तो वो सब जायज़ है। माने देश की रक्षा के लिए सारी गतिविधियां मान्य है, अगर देश हित हो तो। देश के हित के लिए कुछ भी आप करो सब सही है। ठीक है? इसको वो दोहरी नैतिकता भी बोलते हैं। दोहरी नैतिकता में पहली है व्यक्तिगत नैतिकता। जैसे आम नागरिकों के लिए तो सच बोलना, धोखा ना देना ये ज़रूरी है। तो दोहरी नैतिकता ये कि व्यक्ति के लिए तो वो नैतिकता की बात करे कि व्यक्ति को तो नैतिक होना चाहिए, पर राज्य को नहीं होना चाहिए। माने राजा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े, हत्या करनी पड़े, धोखा देना करना पड़े, सब सही है। तो यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको ना। माने वो नैतिकता सिर्फ व्यक्ति के लिए बात करे कि व्यक्ति को तो नैतिक होना चाहिए, पर राजा को नहीं। राजा गलत काम भी करे देश हित में तो सब सही है। फिर साध्य और साधन का सिद्धांत, जैसे गांधी जी का भी साध्य साधन का सिद्धांत है। गांधी जी क्या कहते हैं? लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, साथ में लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन वो भी अच्छे होने चाहिए। मतलब साध्य भी पवित्र हो, साधन भी। मैकियावेली क्या कह रहा है कि नहीं, सिर्फ लक्ष्य अच्छा हो, भले प्राप्त करने के साधन गलत हो, चलेगा। ठीक है? तो राजनीति में अंतिम साध्य राज्य का संरक्षण, उसकी स्थिरता। तो अंतिम लक्ष्य है राज्य का कल्याण, राज्य की रक्षा, और राजा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत काम कर सकता है, चाहे कितना ही गलत तरीका हो। चर्च की आलोचना की उन्होंने। उन्होंने कहा कैथोलिक चर्च, माने चर्च का मतलब यहाँ धर्म मान लीजिए, ईसाई धर्म की। उन्होंने इटली के राजनीतिक पतन और इसके लिए जो है इस चर्च को ही दोषी माना। तो इन्होंने इटली को, जो धर्म वगैरह है, पोप वगैरह, इन्हीं को जो है इटली के पतन के लिए उत्तरदायी माना कि ये धर्म की वजह से ही इटली का पतन हो रहा। इसलिए वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं कि धर्म अलग हो, राजनीति अलग हो, दोनों अपना-अपना काम करें। फिर यहाँ पर एक वो राज्य शिल्प, वर्च्यू और फॉर्च्यूना का सिद्धांत देते हैं। क्या है ये सुनिए। वो कहते हैं राजा को लोमड़ी और शेर दोनों की तरह चाल होना चाहिए। लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर, ये होना चाहिए। माने संधियों को तोड़ने में वह लोमड़ी की तरह हो, और विद्रोह को कुचलने में वो कैसा हो, शेर की तरह हिंसक, जो भेड़ियों को डरा सके। तो वो क्या कह रहे हैं, राजा के अंदर दो गुण होना चाहिए, एक तो लोमड़ी जैसा भी हो, दूसरा वो कैसा हो, साथ में वो लोमड़ी की तरह होने के साथ साथ शेर की तरह साहसी भी हो। फिर यहाँ पर एक शब्द देते हैं वर्चू। इसका अर्थ नैतिक गुण नहीं है, बल्कि शासक की राजनीतिक बुद्धिमत्ता, साहस, दृढ़ संकल्प, राजनीतिक रणनीतिक क्रूरता है। तो सबसे पहले राजा को एक तो मतलब जो है अपने कार्यों पर, क्रियाकलापों पर भी ध्यान देना चाहिए, इसको बोलते हैं वर्चू। तो राजा की जो बुद्धिमत्ता है, साहस है, दृढ़ संकल्प, इसको वर्चू। और एक है फॉर्चूना, इसका भाग्य। भाग्य, समय चक्र, अनियंत्रित परिस्थिति, इसको बोलते हैं फॉर्चूना। तो मैकियावेली क्या कह रहे हैं कि राजा को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, कि भाग्य पे ज्यादा ट्रस्ट ना करे, अपने कर्मों पे। राजा अगर साहसी है, बुद्धिमानी हो, तो वो कैसी भी परिस्थितियां हो भाग्य को भी मोड़ सकता है। इसलिए वो भाग्य की तुलना एक विनाशकारी नदी से करते हैं। वो कहते हैं भाग्य एक ऐसी विनाशकारी नदी है जो कमजोर राजाओं को बहा ले जाती है, लेकिन यदि राजा में साहस है तो वो बांध बनाकर इस नदी में भी नियंत्रित कर सकता है, इस नदी को नियंत्रित कर सकता है। तो वो भाग्य की आलोचना करते हैं कि भाग्यवादी नहीं होना चाहिए इंसान को, राज्य को भी नहीं होना चाहिए, राजा को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाग्य एक ऐसी नदी है जो राजा को बहा ले जाएगी। पर अगर राजा साहसी है, बुद्धिमान है, तो उस नदी में भी जो है बांध बनाकर उसके पानी को रोक सकता है। ठीक है? वह कहते हैं फॉर्चूना एक महिला है और उसे वश में रखने के लिए उसे बलपूर्वक जितना आवश्यक है। फिर नागरिक सेना की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें भाड़े की सेना नहीं रखना चाहिए। भाड़े की सेना मतलब किसी से ले ली किराए से, किसी दूसरे की सेना थी आपने बुला ली, भाड़े की सेना। या विदेशी राज्यों की सेना के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण करना चाहिए, मतलब देश की खुद की सेना हो। कब तक हम दूसरे लोगों की सेना बुलाएंगे, कब तक दूसरे राज्यों से सेना बुलाएं, या किसी से किराए पे सेना लेंगे। हमें एक राष्ट्रीय आर्मी बनानी चाहिए। उनके कुछ स्टेटमेंट है। शासक के लिए प्रेम का पात्र बनने की तुलना में भय का पात्र बनना कहीं अधिक सुरक्षित है। तो पहला वो कहते हैं शासक के लिए प्रेम का पात्र बनने की तुलना में भय का पात्र बनना अधिक सुरक्षित है। बुद्धिमान शासक अपने वचनों पर तभी तक कायम रहता है जब तक उसे ऐसा करना उसके हितों के अनुकूल ना लगे। अगला स्टेटमेंट देते हैं जहां नागरिक गुणी है वहां गणतंत्र स्थापित होना चाहिए, और जहां वे भ्रष्ट है वहां केवल निरंकुश राजतंत्र हो। माने जहां नागरिक अच्छे हो वहां गणतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए, जहां नागरिक भ्रष्ट हो वहां निरंकुश राजतंत्र।
चर्च ने हमारे देश को खंडित कर रखा है और यही इटली के विनाश का कारण है। अगला बोलते हैं कोई भी राज्य तब तक स्टेबल नहीं हो सकता जब तक उसकी खुद की सेना ना हो। फॉर्चून को एक महिला बताते हैं, भाग्य एक महिला है, वह हमेशा युवाओं की मित्र होती है क्योंकि वे कम सतर्क और अधिक एग्रेसिव होते हैं। कानूनों की तुलना में अच्छे हथियारों की आवश्यकता अधिक है क्योंकि जहाँ अच्छे हथियार होते हैं वहाँ अच्छे कानून अपने आप आ जाते हैं। तो कानून बनाने से ज्यादा अच्छे हथियार इकट्ठे करना, क्योंकि जहाँ अच्छे हथियार होंगे वहाँ ऑलरेडी कानून बन जाएगा। दबाव और भय ही संधि को मजबूत रखते हैं, ना कि नैतिक वादे। ठीक है ना। फिर इनकी कुछ विचारकों की टिप्पणियां इनके ऊपर वो देखिएगा क्या टिप्पणियां की गई। एक व्यक्ति है जी.एस. सबाइन, वो क्या टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं मैकियावेली का राजनीतिक दर्शन जो है, इनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो संकीर्ण रूप से स्थानीय और संकीर्ण रूप से सामयिक थी। माने इनकी जो पॉलिटिकल थ्योरी वो ऐसी नहीं कि यूनिवर्सल है, सब जगह मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। वो एक तरह से कह सकते हैं आपकी स्थानीय लोकलाइज है, वो उसी एरिया में, और इटली के लिए सही थी उस समय के हिसाब से। सबाइन के अनुसार उन्होंने केवल अपने समय के इटली को देखकर ही संपूर्ण मानव स्वभाव का आकलन कर लिया। तो उन्होंने जो भी बताया वो उस समय इटली की सिचुएशंस को देखकर बताया, ऐसा सबाइन साहब का कहना है। फिर एंटोनियो ग्रामशी ने भी कहा इनके बारे में, इनकी पुस्तक थी प्रिजन नोटबुक, उसमें कहा आधुनिक कम्युनिस्ट पार्टी को द मॉडर्न प्रिंस की संख्या दी। ग्रामशी का कहना है कि जो काम मैकियावेली के एक युग में एक व्यक्ति को करना था, आधुनिक युग में वो क्या कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी। अर्नेस्ट केसिरर नाम के एक व्यक्ति, वो भी मैकियावेली की राजनीति को साइंटिफिक न्यूट्रलिटी कहते हैं, जैसे कि रसायन शास्त्री जहर का अध्ययन करता है। लियो स्ट्रॉस नाम के व्यक्ति जो है वो मैकियावेली को टीचर ऑफ इविल कहते हैं ना। तो आपको याद रखना, टीचर ऑफ इविल किसने कहा मैकियावेली को, लियो स्ट्रॉस ने। क्योंकि उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, मतलब इन्होंने क्या किया, राजा को अनैतिक साधनों के प्रयोग की अनुमति दी, इसीलिए फिर स्ट्रॉस ने कहा कि ये वो मतलब जो है बुराई का शिक्षक है, बुराई बढ़ावा देने वाला टीचर। सैन्य वर्गीकरण और भाड़े के सैनिकों का संकट, तो यहाँ पर मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वॉर में सेना 4 टाइप की बताई। एक होती है स्वदेशी सेना, माने ऐसी सेना जो देश की खुद की है, राजा की है। तो ऐसी सेना जो राजा के प्रति वफादार होती है वो होती है स्वदेशी सेना, और यही राज्य को सुरक्षित रख सकती है। एक होती है भाड़े की सेना, मतलब पैसे के लिए लड़ने वाले लोग, है ना, पैसे के लिए लड़ने वाले सैनिक, जैसे पैसा दिया उसके साथ लड़ने चले गए, दूसरे राजा ने पैसा दिया उसके फेवर में लड़ने चले गए। तो ये ठीक नहीं होते, जो पैसे के लिए लड़ते वो ठीक नहीं होते, ये आलसी, महत्वाकांक्षी, अनडिसिप्लिन या संकट के समय भाग जाने वाले होते हैं। इटली के पतन का कारण यही है, क्योंकि वहां का शासक भाड़े की सेना पे निर्भर था। एक होता है सहायक सेना। सहायक सेना मतलब किसी अन्य दोस्त जो हमारा विदेशी दोस्त है उससे मांगना, जैसे किसी दूसरे देश से अपने लिए कुछ सेना मांग लेना कुछ समय के लिए। अगर हमारे पास कमजोर हो तो हम दूसरे देश से मांग लेंगे मदद, तो ये है सहायक सेना। ये सबसे खतरनाक, क्योंकि यदि वे हार गए तो आपका राज्य गया, और यदि वे जीत गए तो आप उनके कैदी बन जाए। एक होती है मिश्रित सेना, स्वदेशी और भाड़े के सैनिक को मिला देंगे तो ये कहलाएगी क्या, मिश्रित। सबसे बेस्ट होती है स्वदेशी सेना, खुद की सेना। नागरिक सद्गुण और गणतंत्र का सिद्धांत, तो फिर डिस्कस और लिवी में उन्होंने इसके बारे में कहते हैं, अक्सर छात्र सोचते हैं कि मैकियावेली केवल निरंकुशतावादी थे, मतलब वो केवल निरंकुश शासक की बात करता है, राजा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं चाहता, राजा को गलत काम करने की अनुमति देता है। परंतु आपको ये समझना पड़ेगा कि मैकियावेली निरंकुशवादी नहीं है, वो गणतंत्रवादी है। राजा को चुनाव की बात करें कि राजा चुना जाना चाहिए, और उस जगह जहां जनता गुणी हो, मोरल वैल्यू वाली हो, और जहां नहीं है फिर वहां पर वो बात कर रहे हैं निरंकुशता की। फिर नागरिक सद्गुण की बात करें, इसका अर्थ ईसाई धार्मिकता नहीं है। वो कहते हैं नागरिकों की अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर देश के प्रति जो कर्तव्य है, कानून का पालन करने की जो क्षमता है, उसको बोलते हैं नागरिक सद्गुण। फिर यहाँ पर भ्रष्ट बनाम स्वस्थ समाज का सिद्धांत देते हैं। मैकियावेली का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि शासन प्रणाली समाज की स्थिति तय करती है। यदि समाज भ्रष्ट है, नागरिकों में सद्गुण नहीं है, तो वहां फिर किसी जरूरत पड़ेगी निरंकुश राजतंत्र की। और समाज में अगर वैल्यूज है, नागरिक जो है वो देशभक्त है, तो फिर आपको डिस्कोर्स माने गणतंत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। राज्यों के परिवर्तन का चक्र बताते हैं, इसी में पोलिबियस का एक प्रभाव बताते हैं वो। मैकियावेली ने यूनानी इतिहासकार पोलिबियस के संविधान चक्र को स्वीकार किया।
उनके अनुसार कोई भी शुद्ध शासन व्यवस्था स्थायी नहीं होती, क्योंकि वह जल्द ही विकृत रूप में बदल जाती है। तो वो कहते हैं कोई भी व्यवस्था स्टेबल नहीं है, समय के साथ हर व्यवस्था बदलती है। ठीक है, जैसे मतलब रूप बिगड़ जाता है, विकृत होने का मतलब यहाँ रूप बिगड़ना है। तो कोई भी शासन स्थायी नहीं होता, वो विकृत हो ही जाता है। जैसे कुलीन तंत्र लेकर आओगे तो वो गुट तंत्र बन जाएगा। कुलीन तंत्र का मतलब क्या है यहाँ पे? कुलीन तंत्र का मतलब ये है कि कुछ लोगों का शासन या कुछ उच्च वर्ग के लोगों को शासन देना कुलीन तंत्र, वो बन जाएगा गुट तंत्र। ऐसे राजतंत्र है तो वो बन जाता है निरंकुश तंत्र में, और डेमोक्रेसी है तो वो बन जाती है भीड़ तंत्र। इसका समाधान करने के लिए हमें मिक्स्ड गवर्नमेंट अपनानी चाहिए, है ना, जिसमें राजतंत्र भी हो, कुलीन तंत्र भी हो, लोकतंत्र, तीनों के तत्व हो। माने लोकतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र तीनों का मिक्सअप मिश्रित गवर्नमेंट कहलाता है। इसलिए उन्होंने दिया सिद्धांत, देखिए यहाँ पर मैकियावेली द्वारा पोलिबियस के संविधान चक्र की व्याख्या की गई। क्या है? तो वो ये कहते हैं, देखिए यहाँ एक क्रम है, वो आपको ध्यान रखना है। राजतंत्र था तो राजतंत्र किसमें बदल गया? निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र आगे जाके कुलीन तंत्र में बदलेगा। कुलीन तंत्र गुट तंत्र में, गुट तंत्र भीड़ तंत्र में, भीड़ तंत्र लोकतंत्र में, और लोकतंत्र आगे जाके भीड़ तंत्र वापस बदलेगा, और वही जाके फिर राजतंत्र। तो मतलब ये चक्र चल रहा है कि राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदलेगा, कुलीन तंत्र में बदलेगा, फिर गुट तंत्र, फिर भीड़ तंत्र, फिर लोकतंत्र, फिर भीड़ तंत्र, और फिर मोनार्की, और फिर बिगड़ जाता है। माने कोई भी व्यवस्था स्टेबल नहीं है, ये आज है कल फिर ये हो जाएगी। निरंकुश तंत्र का मतलब है राजा निरंकुश हो जाएगा, वो अपनी शक्ति का मिसयूज करेगा। फिर वहां पर जब राजा निरंकुश हो जाएगा तो फिर कुछ लोग और मिलकर शासन करेंगे। फिर यहाँ पर जो है गुट बन जाएंगे, ग्रुपिज्म आ जाएगा। फिर भीड़ इकट्ठी हो जाए, भीड़ तंत्र शासन होगा, फिर डेमोक्रेसी बहुमत का शासन, और फिर भीड़ तंत्र आ रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सोल्यूशन है मिक्स्ड गवर्नमेंट। हमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों को मिलाकर जो है शासन व्यवस्था के माध्यम से शासन करना चाहिए। एक राइसन डी इताइत, राज्यों के हित का सिद्धांत। ये कहते हैं मैकियावेली ने अपनी पुस्तक रीजन ऑफ स्टेट में जो है यहाँ पर इस सीधे प्रयोग नहीं किया है, और इसमें कहा है इस विचार का वास्तविक जनक वही कि राज्य ही सर्वोच्च है। राज्य की रक्षा करना ही राजा का कर्तव्य है, उसके लिए कुछ भी करा जा सकता है। तो राज्य का अस्तित्व, उसकी रक्षा, अखंडता किसी भी कानून या नैतिक धार्मिक नियम से ऊपर है। राज्य की रक्षा के लिए कानून को तोड़ा जा सकता है। तो राज्य की रक्षा के लिए कानून भी तोड़ा जा सकता है। मैकियावेली राजा को क्या सलाह दे रहे हैं? जब राज्य की सुरक्षा दांव पर हो तो इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि साधन गलत है या सही है, दयालु है या क्रूर, आपको साधन कोई भी प्रयोग करना चाहिए। माने राज्य हित ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कुछ भी करना सब जायज है। अंतरराष्ट्रीय यथार्थवाद के जनक के रूप में बात करें तो मैकियावेली क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैकियावेली कहते हैं केवल घरेलू राजनीति के विचारक नहीं थे, उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई वैश्विक सरकार या सर्वोच्च सत्ता नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्वभाव से क्या है? अराजक। फिर वो बोलते हैं पावर मैक्सिमेशन। इसका मतलब क्या है? इस अराजक व्यवस्था में प्रत्येक राज्य को अपनी जो है सर्वाइवल के लिए अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। शांत बैठने वाला राज्य नष्ट हो जाता है। तो ये कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई पीस का माहौल है नहीं, शांति का माहौल है नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इसमें कोई ऐसा है नहीं जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करे, युद्ध वगैरह को या किसी राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करे। ऐसे में यहाँ पर क्या हो रहा है? सब राज्य अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अगर आपको चाहते हैं कि भाई अपना सर्वाइवल बना रहे, देश स्वतंत्र रहे, देश की रहो मतलब जो है हित आगे बढ़ाते रहे, तो अब आपको क्या करना है? अपने देश की ताकत बढ़ानी है। अगर नहीं बढ़ाओगे तो राज्य धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। फिर आक्रामक यथार्थवाद की बात करते हो, हैंस मॉर्गन थ्यू और देन केनेथ वॉल्स। इसके आधुनिक यथार्थवाद की नींव मैकियावेली के सिद्धांत पर ही टिकी है। वह राज्यों के लिए विस्तार करो या नष्ट हो जाए, या तो अपना राज्य बढ़ा लो या फिर नष्ट हो जाओ, इस पर बात करते हैं। तो मतलब आप चाहते हो कि भाई न्यूट्रल रहे, हम तो कुछ भी नहीं करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप अपने राज्य को बढ़ाओ या फिर नष्ट हो जाओ। कैम्ब्रिज स्कूल और मैकियावेली का पुनरुत्थान। कैम्ब्रिज स्कूल में क्या मतलब जो है दृष्टिकोण रहा उनका? तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यहाँ पर क्वेंटिन स्किनर और जे जी ए पोकाक जैसे विचारकों ने मैकियावेली के अध्ययन का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। द मैकियावेली मोमेंट, पोकाक की इस प्रसिद्ध पुस्तक में तर्क दिया गया कि मैकियावेली बुराई के शिक्षक नहीं थे, बल्कि वे आधुनिक सिविक रिपब्लिकनिज्म यानी गणतंत्रवाद के सबसे बड़े रक्षक हैं। फिर स्किनर का दृष्टिकोण,
क्विंटीन स्किनर ने अपनी पुस्तक मेकियावेली अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन में कहा है कि मेकियावेली की जो लिबर्टी है इसका अर्थ राजा की तानाशाही नहीं बल्कि नागरिकों की वह स्वतंत्रता है जो केवल एक मजबूत कानून आधारित गणतंत्र में ही जीवित रह सकती है। कौटिल्य और मेकियावेली में क्या समानता और क्या अंतर है उसको देखिएगा। कौटिल्य और मेकियावेली की समानता देखिए, दोनों पॉलिटिकल यथार्थलिज्म की बात करते हैं जो व्यवहारिक राजनीति और शासन कला पर जोर देते हैं। माने दोनों राजनीति में यथार्थवाद की बात करते हैं कि राजा को यथार्थवादी होना चाहिए ना कि आइडियलिस्टिक। दोनों राजा की सुरक्षा के लिए गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं, स्पाई सिस्टम, और कूटनीति के चतुर प्रयोग की बात करते हैं तो डिप्लोमेसी के मतलब जो एक तरह से इस हमें यहाँ पर जो है एफिशिएंसी के साथ यूज करना चाहिए। मेकियावेली का शेर लोमड़ी का सिद्धांत भी कौटिल्य के सामदान दंडभेद के सिद्धांत से मेल खाता है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि धर्म और नीति, मेकियावेली राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग करते हैं कि राजनीति अलग है, धर्म अलग है। वही कौटिल्य राजनीति को धर्म और योगक्षेम माने जनता के कल्याण से जोड़ते हैं कि राजनीति धर्म की रक्षा करने का, लोगों के कल्याण का एक जरिया है। कौटिल्य का राजा धर्म के अधीन है, वो धर्म से ही संचालित होता है, जबकि इटली का जो प्रिंस है या मेकियावेली का जो प्रिंस है वो धर्म से ऊपर है। अब कुछ शब्द जो उन्होंने दिए हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी जो मैकियावेली ने बताई है। जैसे एक शब्द दिया था इटिटो या स्टेटो, इतावली शब्द है, ये इटावली शब्द है जिसका अर्थ होता है स्टेट। मैकियावेली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस शब्द को एक धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र और क्षेत्रीय संप्रभुता संतर्क के रूप में परिभाषित किया। एक लो स्टेटो कोरेप्टो, ये भ्रष्ट राज्य के बारे में बताते हैं, ऐसा समाज जहां नागरिक स्वार्थी हो चुके हैं, कानून का सम्मान नहीं करते, जहां गणतंत्र चलाना असंभव हो जाता है। एक है विवेरा लिब्रो, स्वतंत्र जीवन, वह राजनीतिक वातावरण जो केवल एक गणतंत्र में संभव है, जहां नागरिक किसी राजा के गुलाम नहीं होते बल्कि स्वयं कानून में भागीदार होते हैं। एक है रीजनो डेल स्टेटो, इसका मतलब क्या? राज्य के अस्तित्व का तर्क जिसके सामने नागरिक अधिकार व नैतिक नियम गौण हो जाते। और पागन पुनरुत्थान और अन्य विशिष्ट टिप्पणियां, तो इसके ऊपर क्या क्या लोगों ने मतलब एक तरह से यहाँ पर टिप्पणी की है उसको देखिएगा। एम बी फोस्टर की कुछ टिप्पणी है। फोस्टर ने तर्क दिया कि मैकियावेली का दर्शन ईसाई धर्म के सुधार की तुलना में प्राचीन रोमन पागन पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वे प्राचीन रोम के देवी देवता और दर्शन की ओर लौटना चाहते थे जो वीरता, शक्ति और राज्य की महिमा को पूछता था। एक है बेनेडिक्टो क्रोचे, ये कहते हैं मैकियावेली की सराहना मतलब प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये एक सच्चा रियलिस्टिक है, इसने राजनीति को स्वतंत्र अस्तित्व की खोज की। एक है फ्रेडरिक द ग्रेट, उन्होंने कहा अपनी पुस्तक रिफ्यूटेशन प्रिंस डी मैकियावेली, इसमें मैकियावेलीवाद का खुलकर विखंडन किया, हालांकि व्यवहारिक राजनीति में स्वयं मैकियावेली के सिद्धांत पर ही चले। अब द प्रिंस और देन जो उसकी पुस्तक है द डिस्कर्स, है ना, उसमें क्या अंतर है वो देखिएगा। मैकियावेली की दोनों ही पुस्तकें, दोनों एक दूसरे की विरोधाभासी नहीं है, परंतु द प्रिंस जहां राजनीतिक संकट का एक तत्कालीन यथार्थवादी इलाज है, वहीं डिस्कर्स जो है वो स्वस्थ समाज के लिए एक दीर्घकालीन राजनीतिक या आदर्श है। माने डिस्कर्स में आइडियलिस्टिक बातें की गई है और प्रिंस में रियलिस्टिक। तो द प्रिंस में शासन की बात की गई कि निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए, डिस्कर्स में क्या बताया गया है? मिश्रित गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी होनी चाहिए। द प्रिंस में बताया गया समाज अत्यधिक भ्रष्ट और पतित है, और डिस्कस में बताया गया समाज स्वस्थ और नैतिक रूप से गुणी है। द प्रिंस में शक्ति का सोर्स बताया गया राजा की बुद्धि, और इधर डिस्कस में बताया गया जनता की देशभक्ति। डिस्कस में उद्देश्य बताया गया है, इसमें द प्रिंस में तत्कालीन व्यवस्था या सुरक्षा, और इसमें बताया गया दीर्घकालीन नागरिक स्वतंत्रता। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर का टाइम है तो वो देख लीजिए थोड़ा सा। पीवाईक्यूज लिए मैंने इसमें भी सारे जो आपको पूछे गए हैं ना। प्रश्न एक है मैकियावेली के कथन कारण फॉर्मेट में है ना, मैकियावेली के शासन कला के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। द प्रिंस का मुख्य जो सरोकार है, कंसर्न है, उन रियासतों की स्थिरता को बनाए रखना है जहां राजनीतिक जो कंसाइनेस है वो बिल्कुल जीरो हो, एब्सेंट हो। और दूसरा स्टेटमेंट डिस्कस में मुख्य जो उन गणराज्यों की नागरिक मांग और नागरिक स्वतंत्रता पर दिया गया जहां जनता गुणी हो। तो इसका आंसर रहेगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट, मैकियावेलीवाद राजनीतिक व्यवहार का एक ऐसा दर्शन है जो ये मानता है कि राजनीतिक सफलता के लिए किसी भी प्रकार के कपट, धोखे, बल प्रयोग को सही ठहराया जा सकता है। कारण
मेकियावेली ने शासक को अत्यधिक क्रूर, अत्यधिक दयालुता के बजाय बैलेंसिंग व्यवहार या मॉडरेट बिहेवियर अपनाने की सलाह दी। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इसका आंसर रहेगा दोनों, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। पर अगला प्रश्न है, मेकियावेली के राजनीतिक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की और सही कोड बताइए। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो बताना है। उसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग किया। उसने मानव स्वभाव को मूलतः परोपकारी सामाजिक माना। उसने शासक को सलाह दी कि वह शेर जैसी ताकत और लोमड़ी जैसी चालाकी रखे। उसने भाड़ी के सैनिकों को राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे विश्वसनीय माना। क्या रहेगा इसका आंसर? एक तीन, एक और तीन स्टेटमेंट सही है ना। अगला, मेकियावेली के अनुसार एक बुद्धिमान शासक को अपने वचनों और संधियों का पालन तब नहीं करना चाहिए जब ऐसा करना उसे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है। दूसरा कारण क्या बताया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था स्वभाव से अराजक है और संधि का पालन करने वाला एकमात्र ईमानदार राज्य शक्तिशाली पड़ोसियों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। बताइए क्या रहेगा इसका? असर्शन और रीजन में प्रश्न है, आपको बताना कथन कारण दोनों में क्या है। तो इसका आंसर रहेगा ए, कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधुनिक विचारक ने मेकियावेली के राजनीतिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए सर्वहारा वर्ग की कम्युनिस्ट पार्टी को द मॉडर्न प्रिंस की संख्या दी? तो किस आधुनिक विचारक ने मेकियावेली के राजनीतिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए जो सर्वहारा वर्ग की कम्युनिस्ट पार्टी उसको द मॉडर्न प्रिंस की संख्या दी? लेनिन, ग्रामशी, अल्थुसर या लक्जमबर्ग? तो इसका आंसर रहेगा ग्रामशी। ठीक है, चलिए मैं क्लास ओवर करता हूँ, यहीं पर सेशन खत्म होता है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और कोर्स ऑल एग्जाम प्लेस पे बता देता हूँ, नेट सेट एपी सबकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। चाहे वो किसी भी स्टेट का सेट हो एपी हो, उनकी क्लासेस शुरू हम लोग कर चुके हैं क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही है भैया ना। और कोर्स की प्राइस एक्चुअल वो 2999 है, बट ये अभी आप परचेस करते हैं तो ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ऑफर है और 2000 प्लस जीएसटी में ये कोर्स आपको अवेलेबल होगा। तो देर ना करें, एक कोर्स के प्राइस में आपको 3 कोर्स में प्रोवाइड करूंगा। आप जुड़ सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।